तसव्वुरात इस किताब के बारे में क्या है। अ डेट विद अ बुक आप सबको जैसा कि मालूम है हर ट्यूसडे को आपकी खिदमत में पेश किया जाता है और हर ट्यूसडे को हम किसी न किसी एक ऐसी किताब से आपको रूबरू कराते हैं जो आपके लिए बहुत मुफीद है। और अभी हमने सीज़न 3 में इसमें जो तब्दीली की है वो ये है कि आप किताब को जानने के साथ-साथ किताब के ऑथर से भी मुलाकात कर पाते हैं। और हमने इससे पहले आपको कई ऑथर से मुलाकात कराई है और पिछले ही हफ्ते हमने आपको जिस ऑथर से हमने मुलाकात कराई थी, आज हम उसकी किताब पे चर्चा करेंगे। जी हाँ, लव योर वाइफ। ये वो किताब है जिस पे आज गुफ्तगू की जाएगी और लव योर वाइफ के ऑथर हैं सुमित्रा ठाकुर जी, जिनसे हमने पिछली बार मुलाकात की थी और उन्होंने तफसील से ये बताया था कि किस तरह से वो कैसे बैकग्राउंड से उभर करके सामने आए और किस तरह से उनको ये प्रेरणा मिली कि वो एजुकेशन के साथ-साथ अब अपने तजर्बात को, अपनी तहरीरों को दुनिया के सामने पेश कर सकें। मैं बहुत ममनून हूँ जनाब सुमित्रा ठाकुर साहब का कि वो हमारे चैनल पे यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने तफसील से अपनी किताब के बारे में और अपने बारे में बताया। ये है वो किताब लव योर वाइफ जिसका जो किताब का जो उन्वान है, जो टाइटल है, ये अपने में इतना अट्रैक्टिव है कि ऐसा लगता है कि जैसे हर कोई अगले ही पल अपनी वाइफ से मोहब्बत करने लगेगा। लेकिन जब हम इस किताब को पढ़ते हैं तो ये किताब इंसानी नफ्सियात पे मबनी एक ऐसी किताब है जो हमें शादी से पहले, शादी के दिन और शादी के बाद, बच्चे होने तक और बच्चे होने के बाद तमाम ज़िंदगी के जो मराहिल होते हैं उन हर मरहले पे हमें कुछ ऐसे टिप्स मुहैया कराती है जिससे हमारी ज़िंदगी संवर सके और कामयाब हो सके। हैप्पी रिलेशनशिप इज़ नो मोर अ मिथ। ऐसा नहीं है कि एक इंसान खुशी-खुशी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, वो गुजार सकता है। एक जो फैमिली का कॉन्सेप्ट था कि उसमें कुछ झगड़ते हुए माँ-बाप हैं, कुछ परेशान से बच्चे हैं और घर में सास-बहू के ड्रामे हो रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें हम बहुत आसानी के साथ ख़त्म कर सकते हैं। ज़िंदगी 4 रोज़ा है, इसे हँस-खेल के, इसे खुशगवारी के साथ अगर हमें रिश्तों को निभाना आए, रिश्तों को बरतना आए, तो यही ज़िंदगी हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत बन सकती है। यही मैसेज है जो इस किताब के ज़रिए देने की कोशिश की गई है। पिछले हफ्ते हमने आपको मिलवाया था बज़ाते खुद ऑथर से और उन्होंने यहाँ आके आप सबसे तफसीली बात की थी और हमारे जो सामीन हमारे साथ थे उनकी क्वेरीज को भी उन्होंने जवाब दिया था। अगर आप उनकी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो जहाने मन पे ये उनकी गुफ्तगू मौजूद है, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं और उनकी गुफ्तगू से फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी बज़ाते खुद एक बहुत ही मोटिवेटेड लाइफ उन्होंने गुजारी है। उन्होंने एक बहुत ही हम्बल बिगिनिंग से स्टार्ट किया था अपना, एक बहुत ही मामूली जगह से उनकी स्टार्ट हुई, लेकिन किस तरह से अपनी मेहनत के बलबूते पे आज वो एक अजीम मकाम पे पहुंच गए हैं, तो ये एक उनका ही कारनामा है जिसके लिए हम सब उनकी प्रशंसा करते हैं। ये जो किताब है ये अवेलेबल है अमेज़न पे और मैंने इसीलिए आपके सामने पेश कर दिया है ताकि हमारे जो नाज़रीन इस किताब को पढ़ना चाहते हैं, जिनके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो चुकी है कि वो इस किताब से को पढ़ें और इससे फ़ायदा उठाएं, उनके लिए ये मैंने यहाँ आपके स्क्रीन पे ये मौजूद है। इस किताब को आप बज़ाते खुद ले सकते हैं, जस्ट $2.99। It's not very expensive, it's affordable. So we can get a copy of this and even this book is available on Kindle. अगर आप Kindle पे जाएं तो वहाँ भी आपको ये किताब मिल जाएगी और वहाँ से आप इस किताब को पढ़ के और अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। तो ये है इस किताब के ऑथर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का पूरा तजर्बा, पूरा निचोड़ इस किताब में डाल दिया है। देखिए, जब एक इंसान एजुकेशन फील्ड में होता है और उसका ताल्लुक टीचर्स से, बच्चों से, असातिज़ा से होता है, तो उसका ताल्लुक सिर्फ एक बच्चे से या टीचर से नहीं बल्कि उसकी फैमिली से भी हो जाता है
और वो उसकी फैमिली से वो इस तरह असरअंदाज हो जाता है, उसकी फैमिली से इस तरह जुड़ जाता है कि उसकी फैमिली के तमाम हालात, उसकी फैमिली में क्या गुजर रहा है, क्या हो रहा है और किन किन दुश्वारियों से एक बच्चा दो चार हो रहा है, वो तमाम चीजें उसके नॉलेज में आती हैं। और इस तरह से एक प्रिंसिपल है, उसकी जिंदगी के तजर्बात बहुत वसी हो जाते हैं। तो यही एक बेनिफिट सुमित्रा ठाकुर जी के साथ रही कि वो एक एजुकेशन फील्ड से वाबस्ता है और उन्होंने 21 इयर्स गुजारे हैं एजुकेशन फील्ड में, और बहैसियत प्रिंसिपल उनका तजर्बा बहुत वसी है। और यही वजह है कि उन्होंने जब देखा अपने स्कूल में बच्चों को, बच्चों के घरों को, उनके हालात को, तो उन्हें ऐसा लगा कि ये सही मौका है जब उन बच्चों को की फैमिली को और समाज को ये बताया जा सके कि किस तरह से हम एक हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं, जिससे कि बच्चे की तरबियत अच्छी होती है और बच्चे की परफॉर्मेंस पे भी बहुत असर पड़ता है। तो सुमित्रा जी एक बहुत मशहूर एकेडमिशियन है, पर ये बुक उनकी एक डेब्यू बुक है और जिस बुक में उन्होंने अपने तमाम तजर्बात को रकम किया है। और उनका जो एक करियर में जो उनकी एक एज एजुकेशनिस्ट और एज एजुकेशनलिस्ट और एज एडमिनिस्ट्रेटर जो उनके तजर्बात हैं, उन तजर्बात ने उन्हें कंपेल किया कि वो इस बुक को लिख सकें, बिकॉज ही इज अ फर्म बिलीवर ऑफ लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग। लर्निंग नेवर स्टॉप्स। तो इसलिए अभी भी जब हम सीखते रहते हैं, और तो इस प्रोसेस में, सीखने के प्रोसेस में हम दूसरों को सिखाते भी हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें भुलानी पड़ती हैं और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें दोबारा लर्न करनी होती हैं। तो ये फॉर्मूला लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न हमारी जिंदगी को खूबसूरत ही नहीं बल्कि कामयाब जिंदगी भी हमें अता करता है। तो ये है सुमित्रा ठाकुर साहब, जिनको ऑथर का मुख्तसर तारुफ हमने आपके सामने पेश किया। और ये इस किताब के कंटेंट हैं जो आपके सामने मैं पेश कर रही हूँ, जिन्होंने जिंदगी के जो एक बैचलर होता है, ये किताब लव योर वाइफ लिखी गई है बेसिकली मैरिड मेन एंड बैचलर्स के लिए। इसमें उनका खिताब मर्दों से है, और जो दूसरी किताब उनकी आ रही है लव योर हस्बैंड, उसमें उनका जो खिताब है वो खवातीन से है, वो औरतों से है। तो इसमें जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स शादीशुदा लाइफ के शुरू होने से पहले से, जब उसकी तैयारियां होती हैं, जब आप एक ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं शादी के लिए, जब से लेकर के और आपकी शादी के जो रसूमात होते हैं जब से वहाँ तक, उसके बाद फिर आपकी का जो शादी का दिन होता है, फिर पहली रात होती है, फिर पहली सुबह होती है, फिर हनीमून पीरियड होता है, उसके बाद फिर बच्चे के आने से पहले, मैरिड लाइफ में बच्चे की आमद से पहले का जो फेज होता है, फिर जब बच्चे के आमद की खुशखबरी आपको सुनाई जाती है, तो जो वो 9 मंथ्स होते हैं वो किस तरह से लोग गुजारते हैं और किस तरह से आइडियली उसे हम गुजार सकते हैं। उसके बाद बच्चे की पैदाइश होती है, और फिर उसके बाद से जो बच्चे की अपब्रिंगिंग है, उसके बाद फिर 10 इयर्स ऑफ मैरिड लाइफ है, 20 इयर्स ऑफ मैरिड लाइफ है, 30 इयर्स ऑफ मैरिड लाइफ में कैसे हम हो जाते हैं, फिर 40 इयर्स ऑफ मैरिड लाइफ में हमारी जिंदगी कैसी होती है, फिर 50 इयर्स ऑफ मैरिड लाइफ में क्या क्या तब्दीलियां आती हैं, और उसके बाद जब आप मैरिड लाइफ में खुद को तन्हा महसूस करने लगते हैं, उस वक्त की क्या साइकोलॉजी होती है और हम किस नफ्सियाती दौर से गुजर रहे होते हैं, और उसके बाद फिर इस जर्नी की जो मैरिड लाइफ की जो जर्नी की जो खुसूसियात हैं, जो उसको कैसे गुजारनी चाहिए, इसके लिए सजेशंस दिए गए हैं। तो ये किताब मेरे हाथ में है, और मैंने इस किताब को पूरी तो नहीं पढ़ी है, 160 पेजेस हैं इसमें, लेकिन मैंने ईमानदारी के साथ इसके 81 पेजेस पढ़े हैं, यानी कि आधी किताब मैंने पढ़ी है, और अभी ये मेरी रीडिंग में है और इंशाल्लाह जल्दी खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद आपको जो आधी और किताब बाकी रहेगी उसके तबसरे से मैं आपको मुस्तफिज करूंगी। सबसे पहले तो जिस चीज़ ने मेरी अट्रैक्शन ली अपनी तरफ, वो जो इस किताब का इंतसाब है। इंतसाब इतना खूबसूरत है कि ऑथर ने इसका इंतसाब कहाँ से शुरू किया है। उन्होंने मदर नेचर से शुरू किया है इस किताब को इंतसाब करना। उसके बाद फिर यूनिवर्सल एनर्जी के नाम जो कि हमें कंट्रोल करती है, उसके बाद मदर नेचर के नाम, उसके बाद फिर सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू यू, उसके बाद फिर है जो अपनी मदर हैं उनके नाम, फिर उसके मिसेस इंदू सिंह उनके नाम, फिर उसके बाद उनके फादर महेंद्र सिंह ठाकुर जी के नाम, उसके बाद उनको का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने उनके नाम से इंतसाब किया है कि उन्होंने उनकी ऐसी तरबियत की जिसकी बिना पे वो इस मकाम तक पहुंच सके। उसके बाद फिर अपनी बहनों के नाम, भाई के नाम भी किया है उन्होंने, और इस तरह से
ये एक इंतसाब ही इतना खूबसूरत है अपने में, जो जाहिर करता है कि एक इंसान की सोच कितनी पॉजिटिव है, कितनी मुस्बत है, जिसकी बिना पे वो अपने इस कंट्रीब्यूशन में सभी का हिस्सा वो मान रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि सभी के कंट्रीब्यूशन की वजह से उनकी पर्सनालिटी आज इस लायक हुई है कि वो दुनिया के सामने एक ऑथर के रूप में आ सके और अपने ख्यालात को दुनिया के सामने पेश कर सकें। अब अगर मैं बात करूं कि मेरे क्या ख्यालात हैं इस बुक के बारे में, तो मैं आप सबको ये बता दूं कि सबसे पहले ये किताब जो शुरू होती है वो एक अपूर्वा भट्ट कोलकाता से का एक नौजवान है जिसने शादी का इरादा किया है। तो उसको एज ए शादी का तोहफा एक तो उसको शादी के तोहफे के तौर पे ये कुछ सजेशंस दिए जाते हैं और वो सजेशंस इतने माकूल हैं और इस तरह ज़बरदस्त हैं कि उस सजेशन को देते देते ही ऑथर के जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना ये फिर इसे न सिर्फ अपूर्वा के लिए बल्कि तमाम उन नौजवानों के लिए एक गाइडिंग बुक रख दी जाए जो कि शादी का इरादा करते हैं और शादी के बंधन में जो बंधते हैं और इस मुकद्दस फरीज़े को अदा करते हैं। तो ये इस चीज ने ध्यान मेरा लिया कि जिंदगी में हम ऐसे बहुत सी नसीहतें करते हैं लोगों को जिनकी शादियां होने वाली होती हैं, लेकिन इसको खूबसूरती के साथ एक मुनज़्ज़म तरीके से एक किताब की शक्ल देना और उसमें वो तमाम नसाहे तमाम पंथ उसको एक जगह कवर कर एक जगह इकट्ठा करना, ये यकीनन जो इसके ऑथर हैं उन्हीं का हिस्सा है। फिर जो इसका स्टाइल है लिखने का वो एक कन्वर्सेशनल स्टाइल है और ये कन्वर्सेशनल स्टाइल लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। यानी पूरी किताब जब आप पढ़ रहे होते हैं आपको ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान आपसे बात कर रहा है, वो आपसे कह रहे होते हैं कि क्या ये ऐसा नहीं है, क्या ये ऐसा ही है, हाँ अगर ऐसा ही है तो फिर आप क्या सोचते हैं इस बारे में। तो इस तरह से जो उनका पूरा स्टाइल है तो वो हमें काफ़ी अट्रैक्ट करता है कन्वर्सेशनल स्टाइल होने की वजह से। अच्छा, फिर ये भी है कि कोई भी बात या कोई भी तजर्बा बयान करके ऐसा नहीं कहा जाता है कि वो एक यूनिवर्सल सबके लिए इम्प्लीमेंटेड है, बल्कि हर जगह इसका स्कोप रखा गया है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट हैपेंस लाइक दिस। और अगर आपका तजर्बा इसके बरखिलाफ अगर है तो आप यू आर मोस्ट वेलकम टू कंसिडर, बिकॉज कुछ एक्सेप्शनल तो हमेशा होते ही हैं जो मेन स्ट्रीम से अलग होते हैं। फिर जो मेरी जो किताब पढ़ते हुए मुझे एक बात अच्छी लगी वो ये कि इस किताब का जो पूरा बेस है वो उनके ऑब्जर्वेशंस पे है। ऐसा नहीं कि कोई थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, कुछ नफ्सियात के उसूल ले लिए कहीं से इकट्ठा कर लिए, कुछ गोल्डन थॉट्स इकट्ठा कर लिए और इस तरह से एक बुक कंपाइल कर दी, ऐसा नहीं, बल्कि ये प्योर ऑब्जर्वेशन। एक इंसान जो बहुत ही कीन ऑब्जर्वर होता है वही रिलेशनशिप्स के कॉम्प्लेक्सिटी को, उसके कॉम्प्लिकेशंस को और उसको कैसे सुंदर बनाया जाए उसको न सिर्फ महसूस करता है बल्कि चाहता है कि दूसरे भी उसकी सुंदरता में खो जाएं। जैसा कि एक जगह उन्होंने लिखा है कि आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट स्टूडेंट्स हुज पेरेंट्स हैव अंडरस्टैंडिंग, रेस्पेक्ट, केयर, एम्पैथी, इंटीमेसी, ऑनेस्टी एंड लव फॉर ईच अदर and with their children are outstanding in academics and co-curricular with higher grades. This theory gave me notable success during my tenure as a principal. तो ये देखिए ये ऑब्जर्वेशन था उनका कि जिस फैमिली में ताल्लुकात अच्छे होते हैं, जिस फैमिली में माँ बाप प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट और केयर के साथ रहते हैं और अपने बच्चों के साथ भी, तो उनके बच्चों की परफॉर्मेंस भी आउटस्टैंडिंग हो जाती है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है जिसकी बिना पे जगह जगह किताब में इस तरह की ऑब्जर्वेशंस नजर आती हैं जो हमारे लिए गाइडिंग उसूल, हमारे लिए एक गाइडिंग लाइट की हैसियत रखती हैं। फिर एक और जो बहुत ही अच्छी बात इस किताब में नजर आई है वो ये कि कॉन्सेप्ट ऑफ इक्यूजी एंड इमोजी है। इसमें उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ बताया है कि जो आईक्यू हमारा होता है उसे इक्यूजी कहा गया है और जो हमारा ईक्यू होता है, जो इमोशनल क्वोशंट होता है, उसे उसे इमोजी कहा गया है। तो ये किस तरह से फीमेल और मेल में और मेल और फीमेल में ये डिफरेंट होते हैं और कब कब हमारा आईक्यूजी स्ट्रांगर हो जाता है और इम्यूजी कमजोर पड़ जाता है और कब कब हमारा इम्यूजी स्ट्रांगर होता है और आईक्यू कमजोर हो जाता है। तो इस तरह से इन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ ये बात यहाँ पे पेश की है। अब उसके बाद उन्होंने जो फेज वाइज लाइफ को, उन्होंने लाइफ के फेजेस को गिनाना शुरू किया। जैसे शादी से पहले का अगर हम फेज लें, जब एक इंसान शादी के लिए तैयार हो रहा होता है तो उसमें सबसे अहम चीज ये आती है कि एक इंसान शादी ही क्यों करे।
शादी जैसे बंधन में बंधने की ज़रूरत किया है, शादी जैसे एक अहम ज़िम्मेदारी को अपनाने की ज़रूरत किया है। तो ये एंशिएंट टाइम से लेके और जब से हिस्ट्री की स्टार्टिंग हुई है, जब से लेकर के और अब तक जो कुछ भी तारीख में शादी के हवाले से बातें कही गई हैं, जो लोगों के नज़रियात हैं, जो लोगों के ख़यालात हैं, वो तमाम चीज़ें उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे लिखी हैं। और उसमें एक अच्छी बात ये लिखी है कि एक इंसान और जानवर को जो चीज़ मुमय्यज़ करती है, जो दोनों में फ़र्क करती है, वो एक मुनज़्ज़म सोसाइटी शादी के ज़रिए जो बनती है, वही दोनों में फ़र्क करती है। वरना तो जानवर भी इस दुनिया में आते हैं और वो भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी साथ रहते हैं। तो उनमें और एक इंसान में जो फ़र्क है, वो इसी बिना पे है कि इंसान शादी करके एक मुनज़्ज़म तरीके से एक सोसाइटी में एक निज़ाम के साथ वो रहता है। इसीलिए शादी की ज़रूरत भी है। और अगर शादी ना की जाए तो हम सब देख सकते हैं कि कायनात तो चलती रहेगी, दुनिया आगे बढ़ती रहेगी, बच्चे होते रहेंगे शादी के बगैर भी। लेकिन जो एक समाज का एक कॉन्सेप्ट है, एक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि हमारे अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस पैदा होती है, जिसमें कि हम कहते हैं कि ये मेरा है। माइन का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये मेरी वाइफ, ये मेरे बच्चे, ये मेरा घर, ये मेरा विलेज, ये मेरी सोसाइटी, ये मेरा एम्पायर, ये मेरी कंट्री, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो क्या है, शादी के बंधन में बंध के जो एक सोसाइटी वजूद में आती है, उसकी बना पे ये तमाम कॉन्सेप्ट आते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट एक उन्होंने शादी के हवाले से दिया है। और बल्कि इस मौजू पे भी बात की है कि आज के मॉडर्न समाज में जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं, उनके जहनों में शादी की जो अहमियत है वो कम होती जा रही है, और उसकी बिना पे फिर क्या क्या उसके असरात मुरतब होंगे समाज के ऊपर, उन्होंने इस पे भी बात की है। और हर फेज के बाद जो एक प्रिंसिपल का एक किरदार होता है कि वो बच्चों की ट्रैकिंग रखते हैं परफॉर्मेंस की। हम सब भी जब बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं तो उनकी ट्रैकिंग जरूर होती है लेसन के बाद में, कि कितना कुछ समझ में आया या क्या कुछ उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हुआ। तो इसी तरह से इन्होंने ट्रैकिंग के तौर पे हर फेज के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिखे हैं जिसमें जो हमें सोचने में मजबूर करते हैं। हम अपने आप को एनालाइज करते हैं उनके बेसिस पे, और फिर हम अपने आप को एनालाइज करके फिर हम ये सोचते हैं कि हम यहाँ पे कहाँ स्टैंड करते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है कि डू यू एग्री दैट मैरिज हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशंस इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। अब इसमें येस और नो का हमें जवाब देना है। डू यू एग्री दैट मैरिज इन लाइफ is a changing event for girls? Yes or no का जवाब देना है। Do you realize that there is a need for you to understand the sacrifices of your better half? यहाँ पे yes no का जवाब देना है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चंस हैं जो हर फेस को डिस्क्राइब करने के बाद फिर उन्होंने बताए हैं। तो ये बहुत ही, ये जो फेज 1 को उन्होंने डिस्क्राइब किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। फिर उसके बाद है कि फेज 2 में कि जब आपके शादी का दिन आता है, तो शादी के दिन में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि शादी के दिन में जो रसूमात होती हैं, उन रसूमात के साथ साथ हमारे जहन पे, लड़का लड़की दोनों के जहन में क्या कुछ चल रहा होता है, उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आने वाली होती है। और बहुत ही खूबसूरत कोट लिखा है कि अ सक्सेसफुल मैरिज रिक्वायर्स फॉलिंग इन लव मेनी अ टाइम्स ऑलवेज विद द सेम पर्सन। सच अ ब्यूटीफुल थॉट इसमें यहीं से शुरुआत की गई है। फिर उसके बाद शादी के दिन जो लड़की है वो कितने सैक्रिफाइसेस करती है, और वो किस तरह से एक बोल्ड स्टेप उठाते हुए और अकेले अपने हस्बैंड के साथ सिर्फ उसी के सहारे दूसरे घर में चली जाती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, इन्होंने एक औरत को समझते हुए, एक लड़की को समझते हुए, उसकी साइकोलॉजी को समझते हुए उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखा है कि एक लड़की क्या कुछ सेक्रीफाइस करती है। और जबकि लड़का तो पूरी बारात लेकर के जाता है शादी करने के लिए, उसके साथ उसके दोस्त अहबाब होते हैं, उसके रिश्तेदार होते हैं, माँ बाप होते हैं, लेकिन जब लड़की आती है, लड़की बिल्कुल अकेली आती है, वो सिंगल आती है। तो इसका एक बहुत ही बोल्ड स्टेप होता है उसका, जो वो लेती है और वहां से फिर यहाँ आती है। तो अब ऐसे में जहां वो आई है, जो उसकी ससुराल है, वहाँ के लोगों का क्या फ़र्ज़ बनता है कि उसको किस तरह से अपने यहाँ अकोमोडेट करें। ख़ास तौर से जो उसका हस्बैंड है, जो लड़का है, उसकी क्या जिम्मेदारी है कि उसके इन सेक्रीफाइसेस को एक्नॉलेज करते हुए उसका किस तरह से ख्याल रखें। और फिर उन्होंने यहाँ भी इमोजी और इक्यूजी की एक तफसीली बहस बांधी है इस चैप्टर में भी, कि इमोजी और इक्यूजी किस तरह से हमारे में उस दिन जो है वो इमोजी ज़्यादा एक्टिव रहता है और हम सिर्फ जज्बात में रह के सोचते हैं।
फिर उसके बाद उन्होंने फेज 3 में फर्स्ट नाइट की बात की है और फिर उन्होंने एक बहुत खूबसूरती के साथ कहा है कि उसकी अहमियत इसलिए होती है क्योंकि उस दिन हर इंसान क्या है कि जिसकी शादी होती है वो प्रेजेंट में होता है। वो ना तो कुछ टेंशन्स को सोचता है, ना जॉब की परेशानियों को सोचता है, ना आगे आने वाली जिंदगी को सोचता है। वो सिर्फ उस लम्हे को जीना चाहता है। दैट्स व्हाई दैट प्रेजेंट दैट डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट नाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर उसके बाद उन्होंने काफी तफसील के साथ उसकी कुछ सजेशंस भी दिए हैं और उसको और किस तरह से एक पायदार बनाया जा सकता है इस रिश्ते को। फिर उसके बाद जो फर्स्ट मॉर्निंग होती है फेज 4 में उन्होंने बताया कि जो फर्स्ट मॉर्निंग होती है वो भी कितनी अहम होती है। इस लिहाज से अहम होती है कि पहले तो आप देखिए उससे एक दिन पहले तक आप अनमैरिड थे, आप मैरिड हो गए हैं। कितनी जबरदस्त आपकी लाइफ में जो है वो तब्दीली आ चुकी है, पूरा एक स्टेटस बदल गया है, मैरिटल स्टेटस बदल गया है। तो उसके साथ साथ क्या क्या जिम्मेदारियां भी आती हैं एक इंसान के ऊपर। उसके बाद फिर हनीमून पीरियड को भी बहुत खूबसूरती के साथ बताया है कि happiness consists of living each day as if it was the first day of honeymoon and the last day of your vacation। तो इस तरह से वो जो हनीमून का पीरियड है उसे हम किस तरह से अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आगे आने वाली जिंदगी में किस तरह से हम अपनी जिंदगी को अंडरस्टैंडिंग की बेस पे गुजारेंगे, तो इस पीरियड को किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है ताकि एक बेहतरीन मैरिटल लाइफ गुजारी जा सके। और फिर फेज 6 और 7 जिसमें कि प्री चाइल्ड होता है, उसके बाद फिर 9 मंथ्स तक बच्चा होता है जिसकी तैयारियां होती हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक ऐसा फॉर्मूला हमारे हाथ लग जाए, आबरा का डाबरा वाला फॉर्मूला, जिससे कि पूरा सब कुछ आइडियल हो जाए और हर चीज जो हम चाहते हैं वैसे की वैसी हो जाए। लेकिन हर चीज वैसे की वैसे नहीं होती है, हमें उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है, हमें उसके लिए कोशिशें करनी पड़ती हैं, तब जाकर के वो चीज वैसे होती है। तो इसके बाद जो जितने और भी फेसेस हैं वो बहुत ही खूबसूरती के साथ तमाम फेसेस को बताया है। लेकिन चूंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि मैंने चूंकि ये आधी किताब ही पढ़ी है, इस वजह से मैं यही तक का इसका रिव्यू आपके सामने पेश कर पाऊंगी। अब बात यह है कि खुगरे हम से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, यानी कि मैंने इस किताब की अच्छी तारीफें की, आपके सामने बहुत कुछ बताया और माशाल्लाह ये किताब बहुत ही अच्छी है। एक बहुत ही मैं तो कहती हूँ गाइड बुक के तौर पे से ली जा सकती है। शादी के लिए जो लोग तैयारियां कर रहे हैं, जो जिनका इरादा शादी करने का है, वो इसे एक गाइड बुक के तौर पे ले सकते हैं इस किताब को। बहुत ही खूबसूरत किताब है और बहुत आपको इससे मदद मिलेगी, खासतौर से रिश्तों को बनाने में, निभाने में और रिश्तों की जो गहराई है उसको समझने में। तो मैंने भी बात की कि खुगरे हम से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, यानी कि मैंने इतनी अच्छी बातें इस किताब की आपके सामने बयान की। और अभी एक बार और भी इस किताब का तबसरा आपके सामने पेश करूंगी जब मैं इस किताब को पूरी तरह से पढ़ लूंगी। अभी इसकी आधी किताब पढ़ी है तो आधे का तबसरा आपके सामने पेश किया है। तो जो थोड़ा सा हमें कहीं कहीं लगता है वो ये लगता है कि रिपीटेशन लगता है कि किसी भी चीज को बार बार उसी बात को दोहराई गई है। तो अगर वो, चूंकि आजकल का दौर क्या है ना, फास्ट फूड का दौर है, हर इंसान चाहता है कि जल्द से जल्द चीज़ों को ग्रास्प कर ले, जल्द से जल्द चीज़ों को समझ ले, जल्द से जल्द उसको चीज़ें मिल जाएं, जो पॉइंट्स राइटर कहना चाहता है वो जल्द से जल्द पेश कर दे। तो इस बिना पे कहीं कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इख्तिसार से अगर काम लिया जा सकता था या थोड़ी सी ब्रीफिंग के साथ तो ये ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन बहरहाल ये ओवरऑल बहुत ही अच्छी बुक है। मैं रिकमेंड करूंगी अपने तमाम नाजरीन को कि ज़रूर इसकी एक कॉपी वो हासिल कर लें। अमेजोन पे अवेलेबल है और किंडल पे भी अवेलेबल है। आप इसे हासिल करें, इसे ज़रूर पढ़ें। और ख़ास तौर से नौजवान लड़के लड़कियां जो शादी के लिए तैयार हैं या फिर शादी के लिए तैयार नहीं हैं, अगर उन्हें खुद को कन्विंस करना है कि शादी क्यों करें और शादी करने के क्या फ़ायदे होते हैं और क्यों शादी करने से एक इंसान एक मुहज़्ज़ब ज़िंदगी गुजारता है, तो वो ज़रूर इस किताब को पढ़ें। और जो शादीशुदा हो चुके हैं, जो ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पे हैं जहाँ शादी के 10 साल गुजर चुके हैं, 20 साल गुजर चुके हैं, 30 साल गुजर चुके हैं, 40 साल गुजर चुके हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अब एक स्टैग्नेशन का दौर आ गया है, या उन्हें ऐसा लगता है मुझे शादी से क्या मिला, मैं तो ज़िंदगी भर सेक्रीफाइस ही करता रहा, मैं तो ज़िंदगी भर कॉम्प्रोमाइज़ ही करता रहा, वो ज़रूर इस किताब को पढ़ें तो उन्हें समझ में आएगा कि कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है, सेक्रीफाइस क्या होता है और एक ज़िंदगी को खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है। तो आप हमें दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना रखें ढेर सारा ख्याल। एंड आई मस्ट कांग्रेचुलेट वंस अगेन द ऑथर मिस्टर सौमित्रा सिंह ठाकुर। आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने एक अच्छी किताब, एक बहुत ही खूबसूरत किताब, एक बहुत ही मुफीद किताब दुनिया के सामने पेश करके आपने अपने प्रिंसिपल होने का हक अदा कर दिया है। यकीनन एक प्रिंसिपल को फिक्र होती है ना सिर्फ उसके अपने बच्चों की बल्कि तमाम बच्चों की, कि उनके घर को कैसे खुशगवार बनाया जाए, ताकि जब उनका घर खुशगवार होगा तो स्कूल में बच्चे भी खुश होंगे और खुश जब बच्चे होंगे तो ज़्यादा सीख पाएंगे, ज़्यादा समझ पाएंगे और एक अच्छे शहरी बन पाएंगे। तो मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ और मैं दुआ भी करती हूँ कि
कि आपको खुदा और मजीद कामयाबी अता करे। और जैसा कि आपने बताया था कि आपका इरादा है कि आप लव योर हस्बैंड भी और लव योर चिल्ड्रन भी लाने वाले हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी वो दोनों किताबें भी ज़रूर मंजर आम पे आएंगी। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नाजरीन आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक ले रखें अपना ढेर सारा ख्याल। टेक केयर एंड बाय बाय।